चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ आयुर्वेद की लोकप्रिय संहिता जिसका नाम है चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 17 अध्यायों का अध्ययन किया है और अब हम अध्याय 18 जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। अध्याय 18 त्रिशोथीय अध्याय के अंतर्गत शोथ यानी शोफ या शफ्तु का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ शोथ की संख्या यानी मुख्यतः इसे त्रिशोथ कहा गया, लेकिन एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध और फिर सप्तविध और अष्टविध शोथ का वर्णन किया गया है और उनके कारण, फिर लक्षण और साध्यता और असाध्यता का भी वर्णन किया गया। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इससे आगे हम एक देशीय यानी स्थानीय शोथ के विषय में जानेंगे। पूर्व किए गए अध्ययन में शोथ बड़े स्थान का बताया गया था, यानी जैसे पैरों से होने वाला शोथ या मुख पर होने वाला शोथ या फिर ऐसा कहें कि त्वचा पर फैलने वाला शोथ। लेकिन अब जो यहाँ एक देशीय शोथ का वर्णन मिल रहा है वह एक अवयव के विषय में है और ऐसा कहें कि एक एक रोग को लिया गया है और यहाँ जो शोथ का वर्णन है वो रोग के लक्षण है। यह पूर्व रूप भी हो सकता है, यानी पहले शोथ उत्पन्न हुआ और फिर उसके पश्चात रोग उत्पन्न हो रहा है, तो यह रोगों का लक्षण भी है। तो यहाँ कुछ रोगों के नाम बताए गए हैं कि जिनमें शोथ की उत्पत्ति होती है और फिर ये शोथ भी वात, पित्त, कफ तीनों से होने वाले शोथ बताए गए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रोग का नाम लिया गया वो है उपजीविका। जीवा के पीछे एक और जीवा जैसा अवयव है जिसे उपजीविका कहा जाते हैं। इसे हम एपिग्लोटिस भी जान सकते हैं। तो यहाँ जब प्रकोपित हुआ कफ अपना स्थान बना लेता है उस समय उपजीवा में शोथ उत्पन्न होता है, यानी सूजन हो जाती है और उस समय जो स्थिति होगी उसको उपजीविका रोग कहा जाएगा। तो इस तरह यह उपजीविका के विषय में यहाँ बताया गया। और अब आगे गलशुंडी का वर्णन किया गया है। गलशुंडी मुख में एक लटकने वाला मांसपिंड है जिसे हम कांकल भी कहते हैं। जब कांकल में शोथ उत्पन्न हो जाएगा तो उस रोग को गलशुंडी कहा जाएगा। वहाँ पर होने वाला शोथ यानी यूवलाइटिस नामक रोग जो है वो गलशुंडी है। अब यह भी कफ से उत्पन्न होने वाला रोग है। ऐसा कहा कि जब कफ प्रकोपित होकर यहाँ पर स्थान कर लेता है, यानी कि यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, उस समय उससे जो उत्पन्न शोथ है वो इस रोग की उत्पत्ति करता है। तो यह भी कफ से होने वाला एक रोग हुआ। अब इसके आगे गलगंड। तो गलगंड है कि जिस व्यक्ति के गले के बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपना स्थान बनाता है वहाँ धीरे धीरे शोथ उत्पन्न होता है और उसे गलगंड कहा जाता है। यहाँ अब गले के अंदर कफ प्रकोपित हुआ एकत्रित होता है, लेकिन यहाँ दो स्थितियाँ हैं। एक गले के बाहर जो सूजन महसूस होती है वह, और एक गले के अंदर भी जब सूजन हो जाएगी तो वो भी स्थिति है, लेकिन दोनों स्थितियाँ अलग अलग हैं। मतलब दोनों स्थितियों को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर वो गले में बाहर से दिखाई दे रही है, वहाँ पर सूजन महसूस हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पर गलगंड कहेंगे और यह भी कफ से होने वाला एक रोग है, क्योंकि ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति के गले के बाहरी प्रदेश में कुपित हुआ कफ अपना स्थान बनाता है और फिर वहाँ धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करता है उसे गलगंड कहा जाता है। और इसे अगर हम आधुनिक भाषा में जानना चाहेंगे तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है और जब कफ प्रकोपित होकर थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, वहाँ सूजन उत्पन्न करता है, तो उस समय जो रोग उत्पन्न होगा उसको हम गलगंड कहेंगे। लेकिन अब आगे यहाँ पर गल ग्रह के बारे में बात करिए
और उसमें कह रहे हैं कि जब मनुष्य का कुपित हुआ कफ गले के अंत्य प्रदेश में जाकर स्थित हो जाए और शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दे तो उसे गलग्रह कहा जाएगा। अब यहाँ पर गले के अंदर अगर सूजन हो रही है उस समय गलग्रह कहा जा रहा है, तो वह भी कफज रोग है, यानी कफ प्रकोपित होगा और फिर उससे शोथ उत्पन्न होगा और वो शोथ जो है वो गलग्रह के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ हम समझ सकते हैं कि गले में जो ग्रंथियाँ हैं यानी कि उसे हम टॉन्सिल्स कह सकते हैं। तो जब कफ प्रकोपित होता है और वो टॉन्सिल्स के भाग को प्रभावित करता है तो उस समय जो है वो गलग्रह की स्थिति उत्पन्न होती है। हम इसे ही टॉन्सिलाइटिस भी जान सकते हैं। और इसके पश्चात अब विसर्प की बात की गई। अभी तक जो 4 रोगों का नाम लिया गया था, सबसे पहले उपजीविका, फिर गलशुंडी और गलगंड, गलग्रह, ये सभी प्रकोपित कफ से होने वाले शोथ थे। अब यहाँ पर पित्तज रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यानी पित्तज रोगों का वर्णन किया गया है। और सबसे पहले विसर्प, कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुआ पित्त रक्त के साथ त्वचा में फैल जाता है और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न होता है उसे विसर्प कहा जाता है। तो यह पित्त से होने वाला रोग हुआ। हम इस विसर्प को त्वचा रोग के अंतर्गत जानते हैं और इसमें ऐसा कहते हैं कि जो फैल जाए उसे विसर्प कहते हैं, यानी सारी त्वचा पर ये इस तरह की जो लक्षण है वहाँ दिखाई दे सकते हैं। इसी को हम अर्टिकेरिया भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर यह पित्तज रोग माना गया। और पित्तज में भी रक्त दुष्टि भी कह रहे हैं, यानी कि पित्त रक्त के साथ त्वचा में फैलकर विसर्प उत्पन्न करता है। तो यह भी एक तरह का शोथ ही है और उसका त्रिशोथीय अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब इसके आगे छठा रोग पिड़का कहा गया। जिस व्यक्ति के प्रकोपित पित्त त्वचा और रक्त में स्थिर होता है और लालिमा के साथ शोथ उत्पन्न करता है उसे पिड़का कहते हैं। अब ऐसा कहा कि विसर्प में शोथ फैलने वाला होता है और पिड़का में शोथ स्थिर होता है। तो दोनों का अंतर भी बताया कि ये भी पित्त से होने वाला रोग है और इसमें पित्त रक्त के साथ मिलकर रोग उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर त्वचा से ही संबंधित रोग, एक तरह का ये त्वचा रोग हुआ और इसमें उभार उत्पन्न होगा, पिड़का कहा जाएगा उसे। और यहाँ पर वही फर्क है कि विसर्प तो फैलता है, त्वचा में एक बड़े स्थान पर फैलेगा, लेकिन जो पिड़का है वो स्थानीय छोटा करके वहाँ पर उभार उत्पन्न होगा और उसे फिर पिड़का कहा जाएगा। पिड़काओं के बारे में हम पूर्व अध्याय में भी जान चुके हैं, वैसा ही यहाँ पर वर्णित किया गया है। अब इसके पश्चात 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये सभी रोगों को इकट्ठा लिया गया और वे हैं तिलक, पिलू, व्यंग और नीलिका। ये सभी रोग भी पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। और ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति के त्वचा में कुपित हुआ पित्त रक्त में जाकर सूख जाता है और उससे तिल, पिलू, व्यंग और नीलिका उत्पन्न होते हैं, तो ये पित्तज रोग हुआ और ये भी त्वचा से होने वाले ही रोग हैं। यहाँ पर सबसे पहले तिल का वर्णन है। तिल एक ऐसा कि जहाँ पर कुछ कालापन लिए हुए एक निशान सा पड़ जाता है, उसे तिल कहते हैं। और तिल को तिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो तिल के समान होता है, मतलब जैसे काला तिल दिखने में लगता है वैसा ही यहाँ पर अगर आकार दिख रहा है तो उसे तिल कहा जाता है। तो यह भी पित्तज रोग से होने वाला रोग है। अब इसके पश्चात कहते हैं पिपलू। पिपलू का मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि जिस तरह से तिल है उसी तरह से कुछ उभार लिया हुआ बड़ा साइज का, उसको पिपलू कहते हैं। हम इसे मोल कह सकते हैं। और फिर इसके पश्चात व्यंग। व्यंग को हम छाइयाँ कह सकते हैं। उसमें भी त्वचा का रंग बदलता है और कुछ कालिमा लिए हुए है और यह भी पित्तज रोग है। ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से चेहरे पर छाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं वो एक तरह के व्यंग हुए। और फिर इसके पश्चात नीलिमा का बारे में कहा गया। शरीर के अन्य भागों में जो नीलिमा लिए हुए, जैसे हम कहते हैं कि नीला धब्बा बढ़ गया, तो वो चीज़ जो है वो नीलिमा है।
तो यहाँ पर अगर हम व्यंग और नीलिमा में अंतर करें तो व्यंग साधारणतः चेहरे पर होता है, मुख पर होता है, और जो नीलिमा है वो शरीर के बाकी अवयव पर हो सकता है। तो इस तरह से ये नीलिमा की बात की गई है। लेकिन ये सभी जो त्वचा रोग बताए गए हैं यानी पित्त से होने वाले रोग हैं। और उसके पश्चात अब आगे शंखक रोग, यहाँ 11वां रोग शंखक रोग बताया गया। शंख प्रदेश टेम्पोरल रीजन को कहा जाता है, यानी ये हमारा टेम्पोरल रीजन है, यहाँ से उत्पन्न होने वाला शोथ शंखक शोथ या शंखक रोग कहा जाएगा। यहाँ महर्षि चरक जिस व्यक्ति के शंख प्रदेश में कुपित हुआ पित्त अपना स्थान बनाता है वहाँ शंखक नाम का भयानक शोथ हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब यहाँ ऐसा कहा कि पित्त पर कुपित होता है, लेकिन चरक संहिता के सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय में शंखक रोग की असाध्यता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि यह रोग 3 दिन के अंदर व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, मतलब रोग से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर असाध्यता के विषय में बताया गया और वहाँ पर तीनों दोषों से होने वाला दोष कहा गया है, यानी यह सन्निपातज रोग कहा गया। तो यहाँ पर महर्षि इसे पित्त प्रकोपित रोग के अंतर्गत गिन रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों दोषों में से भी यहाँ मुख्य रूप से पित्त प्रकोपित होता है और फिर ये रोग उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये शंखक रोग के विषय में कहा जा रहा है। अब इसके पश्चात अब आगे 12वां जो रोग कहा गया उसे है कर्ण मूलिका शोथ। कर्ण मूलिका शोथ का मतलब कर्ण के मूल में होने वाला शोथ। तो कर्ण का मूल ये हुआ और यहाँ पर होने वाली सूजन, इसे कर्ण मूलिका शोथ कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड में जब सूजन आ जाएगी, मतलब स्वेलिंग हो गया, तो उसे हम कर्ण मूलिका शोथ कहा जाएगा। और इस विषय में कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के कर्ण मूल में कुपित पित्त स्थिर होता है और वह ज्वर के अंत में शोथ उत्पन्न करता है तो वह असाध्य होता है, यानी वह ठीक नहीं होता है और फिर मरण के लिए होता है, यानी उससे मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड में होने वाला शोथ मारक कहा गया, यानी कि कर्ण मूलिका शोथ मृत्यु कर सकता है। तो इस यहाँ पित्तज दोष प्रकुपित हुआ है। हालांकि कर्ण मूलिका शोथ का वर्णन ज्वर अध्याय के अंतर्गत भी बताया गया है। सन्निपातज ज्वर में एक लक्षण जो है वो कर्ण मूलिका शोथ बताया गया। तो वहाँ पर तीनों ही दोष प्रकुपित है, लेकिन यहाँ पित्त दोष के प्रकुपित होने से ऐसा कहा गया है। तो इससे फिर यहाँ पर यही समझना चाहिए कि तीनों दोषों में से पित्त अधिक प्रकोपित होता है और उसे उत्पन्न करता है, और फिर यह भी मारक कहा गया है। अब 13वां जो रोग है वो है प्लीहा वृद्धि। प्लीहा को हम आधुनिक भाषा में स्प्लीन कहते हैं, यानी जब प्लीहा की वृद्धि होगी, मतलब कि साइज बढ़ गया, या ऐसा कहें कि एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन विच इज कॉल्ड एज द स्प्लीनोमेगाली, यहाँ उसी रोग को ही प्लीहा वृद्धि कहा जा रहा है। तो प्लीहा वृद्धि के विषय में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के कुपित हुई वायु प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर स्थित होती है, उस व्यक्ति के वाम पार्श्व मतलब कि लेफ्ट साइड में धीरे धीरे वेदना करती हुई प्लीहा बढ़ जाती है। कहने का भाव ये हुआ कि यह एक वातज दोष है, यानी जब वायु प्रकोपित होगा तब यह प्लीहा को अपने स्थान से हटाकर उसका साइज बढ़ा देगा, तो उस स्थिति को प्लीहा वृद्धि कहा जाएगा। प्लीहा वृद्धि का वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 13 में भी किया गया है। वहाँ पर भी इसे विस्तार से बताया गया कि किस तरह से प्रकोपित हुआ वायु ये विकार उत्पन्न करता है। यहाँ पर केवल मात्र उनके बारे में बताया कि ये वातज से होने वाला दोष है और इसमें भी शोथ मुख्य तौर पर एक लक्षण मिलता है।
अब यहाँ गुल्म रोग का वर्णन किया गया और उसमें ऐसा कहा कि जिस व्यक्ति की कुपित हुई वायु गुल्म होने वाले स्थान में अपना स्थान बनाती है, उस स्थान में वह शोथ शूल उत्पन्न करती हुई गुल्म उत्पन्न करती है। यानी यह वात प्रकोप से होने वाला रोग बताया गया। और फिर स्थान के विषय में ऐसा कह रहा है कि जहाँ पे गुल्म उत्पन्न होता है, गुल्म कौन सी जगह पर उत्पन्न होता है यह जानने के लिए यहाँ नाभि और हृदय इन दोनों के बीच का जो स्थान है वहाँ पर गुल्म उत्पन्न होता है। यानी जब वायु प्रकोपित होती है और इस स्थान पर वो शोथ उत्पन्न करती है और उसी से वेदना उत्पन्न होती है, तो ये जो स्थिति होगी उसे गुल्म कहा जाएगा। तो गुल्म का भी जो वर्णन है वो चिकित्सा स्थान के अध्याय 5 में किया गया है। विस्तार से हम उसका वर्णन वहाँ जानेंगे। अब यहाँ आगे वृद्धि रोग के विषय में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में प्रकोपित वायु शोथ शूल उत्पन्न कर चलती हुई वंशन प्रदेश से वृषण में जाती है, उसे वृद्धि रोग हो जाता है। तो यह रोग विशेषता पुरुष के लिए कहा गया। यानी कि जब प्रकोपित हुई वायु वंशन प्रदेश से वृषण में चली जाती है तो वहाँ पर जो रोग उत्पन्न होता है उसे वृद्धि कहा जा सकता है। तो इस वृद्धि को समझने के लिए हम हर्निया समझ सकते हैं और विशेषता यहाँ पर इंग्वाइनल हर्निया के बारे में कहा गया है, क्योंकि वंशन प्रदेश में प्रकोपित हुई वायु और फिर वो वृषण में जा रही है, तो इससे हर्निया हम समझ सकते हैं। तो इस विषय में ऐसा कहा गया है और इसी के बारे में कहा कि यह आगे चिकित्सा स्थान में फिर इसका वर्णन किया गया है और वहाँ पर वृद्धि के भेद भी बताए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसे इंग्वाइनल हर्निया मान लेना चाहिए। और फिर यह भी होने वाला मतलब यह वात से होने वाला रोग कहा गया है। अब इसके पश्चात उदर रोग मतलब पेट से संबंधी रोगों के बारे में कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में कुपित हुई वायु त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर कुक्षी में शोथ उत्पन्न करती है, उसे उदर रोग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ उदर रोग जो कहा गया वो त्वचा और मांस के बीच में कहा गया। यानी यहाँ आंतों के विषय में बात नहीं हो रही है और जो उदर के आंतरिक अवयव हैं उनमें उत्पन्न होने वाले शोथ के विषय में भी नहीं कहा जा रहा है, बल्कि ऐसा कहा कि जब प्रकोपित हुई वायु त्वचा और मांस में आश्रित होकर और वो भी कुक्षी प्रदेश में मतलब कि नाभि से नीचे के भाग में जब यह एकत्रित हो जाती है, मतलब कि पेट में एक उभार सा होगा और यह उभार भी केवल मात्र त्वचा और मांस के अंदर होगा, आंतों में या अन्य अवयवों में इसका प्रभाव नहीं होगा। तो यह जो स्थिति होगी इसे यहाँ पर उदर रोग कहा गया है। यानी जिस रोग में शोथ उत्पन्न होगा पेट पे होगा लेकिन आंतरिक अवयवों में इसका प्रभाव नहीं होगा, तो इस तरह यह रोग जो है वो कहा जा सकता है। अब यहाँ भी जो ये उदर रोग के बारे में बता रहे हैं, इसका जो विस्तार मिलेगा वो हमें चरक संहिता के अध्याय 13वें में मिलेगा, तो वहाँ पर इसका हम अध्ययन करेंगे। अगला रोग अनाहा है और अनाहा में कहा कि जिस पुरुष की प्रकोपित हुई वायु कुक्षी में आश्रित होकर स्थिर हो जाए और उसे अनाहा रोग कहा जाएगा और इसमें वायु ना ऊपर जाती है और ना नीचे। ये स्थिति ऐसी है कि जहाँ उदर प्रदेश में और विशेषतः कुक्षी प्रदेश यानी नाभि से नीचे के प्रदेश में वायु प्रकोपित होकर वहाँ स्थिर होती है और उसकी गति रुक जाती है, यानी ना वह ऊपर की तरफ चल रही है ना नीचे की तरफ। तो वहाँ पर रुके रहने से मतलब वायु के रुकने से वहाँ पर शोथ उत्पन्न होता है और वहाँ पर वेदना भी होती है। इस रोग को अनाहा कहा जाता है। साधारण भाषा में इसे अफारा भी कह देते हैं। बहुत रोगी आकर कहते हैं कि पेट में अफारा जैसा हो रहा है, यानी वायु रुकी हुई महसूस होती है। ये उसी तरह की स्थिति या उस तरह के रोग का वर्णन यहाँ किया गया है। अगला रोग उत्सेद। उत्सेद का मतलब है उभार या गांठ।
मतलब शरीर में असामान्य तौर पर कोई भी उभार उत्पन्न हो जाएगा, उसे उत्सेद कहा जाएगा। और इस विषय में कह रहे हैं कि अधिमांस मतलब मांस से नीचे, और अबूर्ध, अबूर्ध मतलब गांठ, तो इससे आगे इत्यादि कहा, मतलब इस तरह की मांस या कोई भी गांठ जो उभरी हुई है उस जैसा कोई भी रोग, उसमें उसका स्थान, रूप और नाम भिन्न भिन्न होता है तो भी उत्सेद सभी सामान्य रूप से होता है। मतलब रोग इस तरह का कोई भी होगा, कोई भी उसमें फोड़ा फुंसी हो सकता है, कोई गांठ हो सकती है, वो सभी रोग ही उत्सेद कहे जाएंगे। यहाँ पर हम कैंसर जैसे रोगों को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें भी इस तरह का अगर उठाव है, उभार उत्पन्न हो रहा है, उसको भी हम उत्सेद ही कहेंगे। लेकिन यहाँ उनके नाम अलग अलग होंगे। हालांकि आयुर्वेद में कैंसर को कर्कट अबूर्ध भी कहा जाता है, लेकिन वो भी एक तरह का अबूर्ध है। तो वहाँ यहाँ ऐसा कहा गया कि किसी भी तरह का उभार जो असामान्य है वो सभी इसके अंतर्गत होगा, और फिर स्थान, रूप और नाम उनके अलग अलग हो सकते हैं। अर्थात इसी प्रकार कुपित हुए वातादि दोष अधिमांस, अबूर्ध और शलीपद, गंडमाला आदि शोथ को उत्पन्न करते हैं, पर इनके स्थान, नाम और रूप भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनका वर्णन अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ शोथ का वर्णन चल रहा है, तो इसलिए केवल मात्र अबूर्ध या ऐसा कहें कि केवल मात्र यहाँ पर उत्सेद कह दिया गया है। अब 19वां रोग रोहिणी बताया गया, और रोहिणी के विषय में कह रहे हैं कि एक साथ कुपित हुए वात, पित्त, कफ बढ़कर जीवा के मूल में विदाह करते हुए अपना स्थान बनाते हैं, जिससे वे वहाँ अनेक प्रकार की वेदनाओं के साथ भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं, और शीघ्र ही मृत्यु देने वाले इस रोग का नाम रोहिणी है। रोगी व्यक्ति के जीने की परम अवधि 3 दिन होती है, पर यदि कुशल चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराई जाए तो शीघ्र ही रोग अच्छा भी हो जाता है। अब इस दोष में तीनों ही दोष प्रकोपित हुए हैं, और फिर ऐसा कहा कि ये प्रकोपित हुए तीनों दोष जीवा के मूल में जलन उत्पन्न करते हैं। मतलब कि गले का जो आखिरी भाग है वहाँ पर जलन उत्पन्न होती है, और हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो फेरिंक्स और लेरिंक्स की जगह है वहाँ पर ये रोग की उत्पत्ति बता रहे हैं, और वहाँ तीनों ही दोष प्रकोपित है। और उस स्थान पर होने वाला शोथ, यानी जब वहाँ पर सूजन हो जाएगी, उसे यहाँ रोहिणी कहा गया है। और अगर हमें इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लेना है, तो उसमें जो वहाँ का रोग बताया गया कि किस तरह से यहाँ तीनों ही दोष उत्पन्न होते हैं, उससे अगर हम सिमिलैरिटी करें तो उसमें जो डिप्थीरिया रोग है वो लगभग यही लक्षण लिए हुए है। तो डिप्थीरिया जैसे रोग में भी वहाँ लेरिंक्स और जो ट्रैकिया का अपर पार्ट है वहाँ पर दिक्कत होती है, और लगभग यही लक्षण यहाँ पर कहे जा रहे हैं। और फिर यहाँ तीनों ही दोषों से उत्पन्न होने वाला ये रोग कहा गया है, यानी ये सन्निपातज रोग है। और ये सन्निपातज रोग जो है, ऐसा भी कहा कि इससे मृत्यु संभव है, और ऐसा कहा कि मृत्यु 3 दिन के अंदर भी हो सकती है। और फिर इसी रोग के बारे में ऐसा कहा कि अगर इसकी चिकित्सा कुशल चिकित्सक से करवाई जाए तो यह रोग ठीक भी हो जाता है। यानी ऐसा समझें कि यह एक्यूट कंडीशन है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका विधि पूर्वक चिकित्सा की जाए तो यह ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थानीय शोथ से होने वाले 19 प्रकार के रोगों का वर्णन मिला, और यहाँ पर वातज, पित्तज और कफज और सन्निपातज, इन सभी से अलग अलग स्थितियों में होने वाले रोगों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यह अध्याय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये समझें कि सभी स्थितियाँ, जितने भी यहाँ पर रोग बताए गए, 19 रोगों का जो वर्णन किया गया है, जिनके बारे में हालांकि संक्षेप में ही बताया गया है, लेकिन आयुर्वेद की भाषा को समझने के लिए भी यह आवश्यक ही है। और फिर यहाँ पर शोथ का वर्णन किया गया। चिकित्सा करने समय इन 19 रोगों में शोथ की चिकित्सा ही मुख्य तौर पर करनी होगी, और इनमें जो इनके यहाँ आयुर्वेदिक नाम बताए गए हैं
उनको भी आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अवश्य समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। और आगे आने वाले चिकित्सा स्थान में जब इन विषयों को हम जानेंगे तभी हम उनकी चिकित्सा सही तरीके से जान सकेंगे और उसको फिर अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग ला सकेंगे। तो इसी के साथ ये शोध का अध्याय हम यहीं छोड़ते हैं। शेष भाग हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है आज के प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि वातादि दोष के माप प्रमाण से व्याधि की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है वातादि दोषों के माप प्रमाण से 62 प्रकार के रोग बताए गए हैं, यानी उत्तर हुआ 62। जिन्होंने सही उत्तर दिया है वह सब बधाई के पात्र हैं। और आज का प्रश्न है त्रिशोथीय अध्याय के अंतर्गत चतुर्विध शोथ कौन कौन से बताए गए हैं। यानी इस अध्याय में जो एकविध, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, सप्तविध और अष्टविध शोथ बताए गए हैं, उनमें से चतुर्विध शोथ कौन कौन से हैं। और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी का सादर अभिनंदन।